हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। कल के वीडियो में हम लोगों ने बात की थी मुख्यमंत्री के बारे में। आज का जो वीडियो है इस पर हम लोग बात करने वाले हैं हमारे राज्य के मंत्रिपरिषद के बारे में। आइए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? राज्य का मंत्रिपरिषद। ठीक है, देखिए जो लोग पिछले वीडियो ना देखे हो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में सारे वीडियो देख सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है और कल का जो वीडियो था उसकी लिंक आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। तो हम लोग देखेंगे कि जो हमारा राज्य का मंत्रिपरिषद है, जिस तरह से हम लोगों ने केंद्र में पढ़ा था केंद्रीय मंत्रिमंडल, केंद्र में भी मंत्रिमंडल होता है, उसी तरह से राज्य में मंत्रिपरिषद होता है। तो इसके तहत क्या होता है कि मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है और उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। जो ये राज्यपाल होते हैं, यह मंत्रिपरिषद राज्यपाल को सलाह देने के लिए निर्मित किया जाता है। राज्यपाल कोई भी कार्य करेंगे उनको सलाह देने के लिए किया जाएगा। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग देखते हैं कि इसका जो संवैधानिक प्रावधान है वो कहाँ है, संविधान में इसे कहाँ रखा गया है। इसका संवैधानिक प्रावधान हम लोग जानते हैं कि जो यह मंत्रिपरिषद होता है यह राज्यपाल को सलाह देने के लिए बनाया जाता है। तो बात करेंगे किसकी? अनुच्छेद 163। मार्कर ज्यादा मोटा है क्या? अनुच्छेद 163 इसमें बात कहा गई, ये बात कही गई है। आप लोग जैसे मंत्रिमंडल में देखे थे कि संविधान में ऐसा नहीं कहा गया कि एक मंत्रिमंडल होगा, सिर्फ यह कहा गया इसके तहत कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी राज्य में। तो यही हम लोग लिखेंगे। सॉरी, क्या दिया गया प्रावधान अनुच्छेद 163 में? राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। यह संवैधानिक लैंग्वेज है, संविधान में इसी तरह से लिखा गया है। एक मंत्रिपरिषद होगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसका कार्य समझ गए होंगे कि इसका मुख्य कार्य है राज्यपाल को सहायता करना और उनकी सहायता करना और उन्हें सलाह देना। और इसका जो मुख्य होगा, इसका हेड, वह कौन होगा? हमारा मुख्यमंत्री, हमारे सीएम होंगे उस राज्य के। जो सीएम होंगे वह इसकी अध्यक्षता करेंगे। इस मंत्रिपरिषद के प्रमुख होते हैं वो। ठीक, तो यह प्रावधान किया गया। अब 164 आता है, अनुच्छेद 164। इसमें क्या कहा गया है कि मंत्रियों संबंधी अन्य उपबंध। अब इसमें हम लोग देखेंगे मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होती है। चैप्टर इजी है, मंत्रियों संबंधी अन्य उपबंध। ठीक है, हम लोगों ने जैसे केंद्र में मंत्रिमंडल का गठन देखा था उसी तरह से यहां पर भी गठन होता है। वहां क्या था कि प्रधानमंत्री परामर्श देते थे तो वह नियुक्त करते थे राष्ट्रपति केंद्र के मंत्रियों को, और यहाँ के जो मंत्रिपरिषद के होंगे उसमें मुख्यमंत्री क्या करेंगे? परामर्श देंगे मुख्यमंत्री राज्यपाल को, राज्यपाल नियुक्ति करेंगे। यही चीज हम लोग यहां लिखेंगे। सबसे पहले देखेंगे मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। आप सबको पता है मुख्यमंत्री का वीडियो कल का ही था, जो लोग ना देखे उसे देख लें। राज्यपाल करेंगे तथा मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल करेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री के परामर्श पर। मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री के परामर्श पर, सीएम के सलाह पर या परामर्श पर। ठीक है, यह फैक्ट निकल के आता है।
तो हम लोग देखेंगे कि जो मंत्रिपरिषद होता है वह क्या होता है कि राज्यपाल नियुक्ति करता है मंत्रियों की, लेकिन मुख्यमंत्री के सलाह पर, मुख्यमंत्री जिसे बोलेंगे उसे वह मंत्री करेंगे। देखिए आप सब जानते हैं कि अगर चुनाव होता है सीएम का, तो इसके तहत जो भी पद जीत के आते हैं, जितनी भी सीटें आती हैं, उनमें अपने दल के ही मंत्रियों को क्या करते हैं, मुख्यमंत्री मंत्री नियुक्त करवाते हैं। किससे? राज्यपाल से। राज्यपाल को यह अधिकार नहीं है कि वह डायरेक्ट किसी भी सदस्य को मंत्री बना दे। जब तक मुख्यमंत्री सिफारिश नहीं करेंगे कि इन्हें यह पद दिया जाए, वह नहीं करेंगे। अब बात क्या आती है, कुछ हमारे राज्य हैं, स्पेशल स्टेट जिसे हम लोग बोलते हैं, यह यूपीएससी लेवल का है। इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा, यूपीएससी में यहां से क्वेश्चन हमेशा बनता है। हमारे स्टेट कौन से हैं? जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और मध्य प्रदेश। ऐसे याद करिए, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ निकला है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उसके नीचे ओडिशा, ओडिशा के बगल में झारखंड। ये हमारे 4 स्टेट ऐसे हैं जहां जो मंत्री नियुक्त होते हैं उसके अतिरिक्त जनजातीय मामलों के लिए एक अलग पृथक मंत्रालय नियुक्त किया जाता है। जनजातियों के लिए पृथक मंत्री की नियुक्ति होती है इन 4 राज्यों में। और यह जो प्रावधान आया था हमारा, यह 94वें संविधान संशोधन 2006 द्वारा आया था। पहले क्या था कि इसमें 5 स्टेट थे, आपका छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड, उसके साथ में बिहार भी था। लेकिन बिहार को इस विशेष प्रावधान में से हटा दिया गया 2006 में। ये जरूर याद रखिएगा। हम लोग बात करेंगे, आइए लिख लेते हैं पूरी तरह से। ये मंत्रिमंडल के तहत ही आता है, मंत्रिपरिषद के तहत। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, इन 4 स्टेटों में अन्य मंत्रियों के अतिरिक्त एक जनजातीय, एक क्या होता है, जनजातियों के कल्याण के लिए, जनजातीय क्षेत्रों में जनजातियों के कल्याण के लिए जनजातियों के कल्याण के लिए पृथक मंत्रालय होगा। यह तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन यह पूछ लेता है कि यह जो 4 स्टेट के लिए, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा के लिए अलग मंत्रालय रखा गया है जनजातियों के लिए, यह किस प्रावधान के द्वारा किया गया था? तो इसे हम लोग दूसरे कलर के मार्कर से लिखेंगे। कौन सा प्रावधान था हमारा? 94वां संविधान संशोधन अधिनियम 2006 द्वारा यह किया गया था। इसे आप लोग ब्रैकेट में करके लिख लीजिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनता है। अब इसी में एक नोट बना लीजिए आप लोग कि जो आप देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, 4 स्टेट देख रहे हैं। पहले इसमें 5 स्टेट थे, तो इसमें से क्या है, बिहार। बिहार भी इसके तहत आता था। बिहार में भी एक मंत्री नियुक्त होता था, लेकिन बिहार को 2006 में पृथक कर दिया गया, मतलब यहां से हटा दिया गया। ठीक, तो इतने प्रावधान थे, आप लोग इसे नोट डाउन करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखेंगे क्या मंत्रियों की संख्या कितनी होती है। उम्मीद करता हूं चीजें याद हो रही होंगी आप लोगों को, कोऑपरेट कर रहे हैं आप लोग। पिछले वीडियो के कमेंट्स देख के अच्छा लगता है, पॉजिटिव कमेंट आ रहे हैं, आप लोग इसे नोट डाउन करिए। हम लोग आगे बात करते हैं। चैप्टर थोड़ा बड़ा होगा, इसलिए जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं हम लोगों ने क्या पढ़ा था जब मंत्रिमंडल देख रहे थे। कहाँ का? केंद्र का। केंद्र के मंत्रिमंडल में हम लोगों ने देखा था क्या कि जो मंत्री होंगे वह लोकसभा के सदस्यों के 15% से ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक, लेकिन यहाँ क्या प्रावधान है? सेम प्रोसेस है, लेकिन यहाँ विधानसभा होगा। विधानसभा के सदस्यों के 15% से ज्यादा मंत्रियों की नियुक्ति नहीं होगी। सदस्य ऐसे देखिए कि जो यहां पर क्या होगा हमारा, कुल विधानसभा में जितने सीटें हैं, ऐसे याद करिए। देखिए विधानसभा में जितनी सीटें हैं, जितने सदस्य हैं, उनका 15% ही मंत्री नियुक्त हो सकते हैं। 15% से ज्यादा मंत्री नियुक्त नहीं हो सकते हैं। फैक्ट ये निकल के आता है। और
15% से कम भी नहीं हो सकते और 15% से ज्यादा नहीं हो सकते और 12 मंत्रियों से कम भी नहीं होते। मतलब अधिकतम संख्या विधानसभा का 15%, कम संख्या 12 सदस्य, ऐसे लिखेंगे। आइए देखते हैं। मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या अधिकतम विधानसभा के सदस्यों का 15% और न्यूनतम 12 सदस्य या 12 मंत्री। मतलब कि ज्यादा से ज्यादा विधानसभा के 15% मंत्री नियुक्त हो सकते हैं और कम से कम 12 मंत्री नियुक्त हो सकते हैं, इससे कम भी नियुक्त नहीं हो सकते। तो यह फैक्ट हमारा निकल के आया। अब हम लोग देखेंगे कि जो हमारा मंत्री परिषद होगा यह किसके प्रति उत्तरदायित्व, ये उत्तरदायी होगा। देखिए, हमारा मंत्रिमंडल था लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता था, संसद के प्रति, लेकिन हमारा जो मंत्री परिषद है राज्य का, यह किसके प्रति उत्तरदायी होगा, विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। आइए देखते हैं। सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी, ठीक है। क्या होगा, हमारा मंत्री परिषद के बारे में बात हो रही है कि सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति यह क्या होगा, उत्तरदायी होगा। और मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी भी होगा। उसके बाद देखेंगे, एक मंत्री ऐसा होता है जिसे कौन नियुक्त करता है, राज्यपाल। आप लोगों ने देखा था कि अगर वह विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है फिर भी उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है और उसे 6 महीने के अंदर क्या करना होता है, सदन के, हमारे विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी एक की सदस्यता लेनी पड़ती है। कैसे समझेंगे, ऐसा व्यक्ति जो विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं है 6 महीने के लिए उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है। अगर 6 महीने के अंदर उसने किसी एक सदन में, चाहे विधान परिषद में चाहे विधानसभा में, वह सदस्यता ले लेता है तो वह मंत्री के पद पर बना रहेगा, अन्यथा वह मंत्री का पद उससे हटा दिया जाएगा। तो यही फैक्ट हम लोग लिखेंगे। किसी भी व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति को मंत्री नियुक्त किया जा सकता है जो विधानमंडल के किसी भी सदन का मेंबर ना हो, किसी भी सदन का सदस्य ना हो, लेकिन 6 माह के अंदर, मंत्री जिस दिन वह नियुक्त होगा उसके 6 माह के अंदर उसे सदस्यता लेनी पड़ेगी। अगर उसने सदस्यता नहीं ली तो उसका मंत्री पद हट जाएगा। सदस्यता लेनी पड़ेगी। कहां, चाहे मंत्री परिषद में ले ले, चाहे विधानसभा में ले ले, चाहे विधान परिषद में ले ले। तो ये फैक्ट था, आप लोग इसे नोट डाउन करें, फिर हम लोग आगे की बात करते हैं। इनका जो वेतन और भत्ता होता है, जगह बची तो है, यहीं लिख देते हैं। वेतन और भत्ता, जो इनका वेतन और भत्ता होता है वह क्या होता है कि विधानसभा द्वारा, राज्य विधानसभा, विधान परिषद तो विधानमंडल के अंग है, हाँ, तो राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित होता है। कोई निर्धारित वेतन नहीं है, ये चेंज भी होता रहता है, ठीक। तो इनका जो वेतन और भत्ता होगा मंत्रियों का, राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किया जाएगा, ठीक। तो ये फैक्ट थे हमारे यानी कि संवैधानिक प्रावधान से। अब हम लोग आगे बात करेंगे। आइए देखते हैं। अब 3-4 अनुच्छेद ऐसे हैं
जो आप लोगों को मोस्टली रटना पड़ेगा, वहां से क्वेश्चन बन के आता है। अभी मैंने जो विशेष स्टेट का, जो स्पेशल स्टेट के लिए प्रावधान बताया, उसे आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि वहां से क्वेश्चन हर बार उठता है। चाहे स्टेट पीसीएस में आप लोग देख लीजिए और चाहे आप लोग देख लीजिए यूपीएससी लेवल में। ठीक, यूपीएससी और आपका जो स्टेट पीसीएस है वह नॉर्मल क्वेश्चन आपसे नहीं पूछता। अब वह आपसे यह नहीं पूछेगा कि मंत्री परिषद के लिए कौन सा अनुच्छेद है या मंत्रियों को नियुक्त करने के लिए किसे अधिकार है, ये सब नहीं पूछेगा। यह छोटे एग्जाम में आता है। जैसे आप एसएससी, बैंक, रेलवे दे रहे हैं या कोई पुलिस का हो गया, सिपाही का हो गया, तो उन सब में पूछ सकता है कि यह किस अनुच्छेद में है और यह इसका प्रावधान क्या है। लेकिन अगर आप लोगों को यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन में आप लोग लगे हैं, उसकी तैयारी करनी है, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा कि थोड़ा डीपली पढ़ना पड़ेगा। मैं कोशिश करता हूं कि दोनों लोगों को एक साथ लेके चलूं। मैं एक ही स्टूडेंट को सोचता हूं कि वह क्या कर रहा है, वनडे एग्जाम भी देख रहा है और स्टेट पीसीएस और यूपीएससी भी देख रहा है। ठीक, तो इस वजह से मैं सारी चीजें बताने की कोशिश करता हूं। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया, शायद याद हो गया होगा, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि हमारा जो 4 स्टेट हैं उनमें विशेष प्रावधान किया गया है जनजातियों के लिए पृथक मंत्री का। वह 4 स्टेट कौन कौन से हैं हमारे? आपका हो गया मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा। किसके तहत किया गया था ये? 94वां संविधान संशोधन 2006 द्वारा। और ये जो 4 स्टेट हैं इसमें पहले 5 थे, एक बिहार भी था। तो कितने होते थे हमारे? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, 5 हो गए। उनमें से जो 5वां स्टेट हमारा था, कौन सा? बिहार, 2006 में हटा दिया गया था। इन्हीं 4 स्टेट में ही जनजातियों के लिए पृथक मंत्री का नियुक्ति की गई थी। ठीक, तो उसे आप लोग हमेशा याद रखिएगा। स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, यहाँ क्वेश्चन बन सकता है। आइए देखते हैं कुछ स्पेशल अनुच्छेद 166, 167, 177, 166, 167, 166, सॉरी 166, 166, 167, 177। 166 में कहा गया है कि जो मंत्री परिषद होगा, मंत्री परिषद की कार्यवाहियों का संचालन कौन कर सकता है? राज्यपाल करता है। यही चीज इसमें कही गई है। क्या? कार्यवाहियों का यह अनुच्छेद पूछ सकता है। कार्यवाहियों का संचालन राज्यपाल करेंगे। ठीक, आप लोग खुद सोचिए कि स्टेट में सबसे ऊंचा ओहदा किसे दिया गया है, पोस्ट किसे दिया गया है? वह राज्यपाल को। सीएम से भी बड़े राज्यपाल होते हैं। क्यों? क्योंकि वह केंद्र के एजेंट के रूप में यहाँ कार्य करते हैं। स्टेट में कोई भी काम होता है, कोई भी गतिविधि होती है, सीएम करते हैं, लेकिन इनके प्रसाद पर्यंत वह करते हैं। ये क्या करते हैं, कभी भी उनसे विवरण मांग सकते हैं। कल के वीडियो में हम लोगों ने डीपली बात की थी, आप लोग वीडियो जाके देख लें। मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि अगर आप लोग मंत्री परिषद पढ़ रहे हैं तो मुख्यमंत्री और राज्यपाल का वीडियो आप लोगों को देखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये मुख्य होते हैं। कोई भी कार्यवाही होगी मंत्री परिषद की तो वह राज्यपाल के थ्रू ही होगी। ठीक, तो यह प्रावधान किया गया। 67 में क्या कहा गया है कि मंत्री परिषद के प्रति मुख्यमंत्री का क्या कर्तव्य होता है? मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है आपके आर्टिकल 167 में। किसके प्रति? मंत्री परिषद के प्रति। मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का विवरण। ठीक, मंत्री परिषद के प्रति आप लोग नोट जरूर करिएगा, इसे नोट डाउन जरूर करिए, नोट्स बनाते रहिए। क्योंकि देखिए, अगर यही आप लोग चाहे विकिपीडिया पे जाके पढ़ेंगे, चाहे किसी बुक से पढ़ेंगे, ये अनुच्छेद मैं जिस लैंग्वेज में लिख रहा हूँ ये आपको अपनी लैंग्वेज लग रही होगी, मतलब कि चीजें याद हो रही होंगी। अगर आप बुक में जाएंगे तो यही बहुत लंबा चौड़ा करके दिया गया है कि मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री के कर्तव्य कैसे होते हैं, उनके विवरण के बारे में बात की गई है अनुच्छेद 167 में। हमें ज्ञाता नहीं बनना है, पीएचडी नहीं करना है। मैं बार बार रिपीट करता हूं, आप लोगों को सिलेक्शन लेना है। सिलेक्शन लेने के लिए हमें स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कहता कि ये बहुत स्मार्ट स्टडी, आप लोग इसे भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसी आप लोगों की कैपेबिलिटी है उस हिसाब से आप लोग इसे कर सकते हैं। लेकिन मैं भी वही कोशिश करता हूं जो आप लोगों के माइंड में चीजें सीधे बैठ सके। इसी तरह से मैं कोशिश करके सारी चीजें बताने का प्रयास करता हूं। आते हैं अनुच्छेद 177 पर। इसमें बात की गई है कि जो हमारा सदन है, सदनों के संबंध में मंत्रियों के क्या अधिकार होंगे। सदन का मतलब विधानमंडल में 2 सदन,
विधानसभा और विधान परिषद। तो यही प्रावधान किया गया है 177 में कि मंत्रियों के क्या अधिकार होंगे सदन के लिए। ठीक, इसे हम लोग लिखेंगे, सदनों के संबंध में मंत्रियों के अधिकार, सदनों के संबंध में मंत्रियों के अधिकार, मंत्रियों के अधिकार। देखिए कितना बढ़िया दिया गया है। 166 में कार्यवाहियों का संचालन राज्यपाल करेंगे, 167 में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का विवरण, 177 में सदनों के संबंध में मंत्रियों के अधिकार। कितनी अच्छी फैक्ट दिए गए हैं। सबसे बड़ा कौन होता है? राज्यपाल। दूसरे पर कौन आते हैं? हमारे मुख्यमंत्री। तीसरे पर मंत्री। तो अनुच्छेद याद कर लीजिए, 166, 167, 177। इसे ऐसे रिलेट कर लीजिए, 66 के बाद 67, 67 के बाद 10 ऐड कर दीजिए 177। तो 3 अनुच्छेद मोस्ट इंपॉर्टेंट है मंत्रिपरिषद के, जो कि आप लोगों को याद करने पड़ेंगे। रट्टा मारिए चाहे समझ के याद करिए। समझने का क्या है, जो सबसे छोटा है अनुच्छेद, ऐसे 166, 167, 177। पहले में राज्यपाल के बारे में, दूसरे में मुख्यमंत्री के बारे में, तीसरे में सदन के प्रति मंत्रियों के बारे में बात की गई है। तो ये अनुच्छेद उम्मीद करता हूं याद हो गए होंगे आप लोगों को। अब बात करेंगे जो हमारा मंत्रिपरिषद होगा उसका राज्य विधानसभा के प्रति, राज्य विधानसभा के प्रति कैसा उत्तरदायित्व होता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। मंत्रियों के उत्तरदायित्व। देखिए क्या है ना कि जो लैंग्वेज है वो थोड़ा आप लोगों के समझनी पड़ेगी आप लोगों को। ठीक है, काफी सारी चीजें ऐसी होती है ना इंसान की कि आती रहती हैं, कैसे एक्सप्लेन करें, कैसे बताएं, वो उतना क्लियर नहीं आ पाता, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है। आप लोग धीरे धीरे जैसे पढ़ते जाएंगे ना, चीजें एकदम मेच्योर होते जाएंगे तो समझ में आने लगेंगी। आइए बात करते हैं कि मंत्रियों के उत्तरदायित्व के बारे में बात की गई कि मंत्रियों का उत्तरदायित्व किसके प्रति होगा, कितना होगा, किसके प्रति नहीं होगा। काफी सारी ऐसी चीजें हैं कि इनको जो संवैधानिक उत्तरदायित्व होता है इनका कोई नहीं होता मंत्रियों का, या कुछ भी कर सकते हैं। ठीक, लेकिन संविधान के दायरे में। इसका मतलब यह ना कि संवैधानिक इनका कुछ नहीं है तो ये कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। संविधान के दायरे में इनका कोई भी उत्तरदायित्व नहीं है। इनका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है, वो भी बात करेंगे। और किसके प्रति उत्तरदायित्व है इन लोगों का? सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद का, पूरे मंत्रियों का। तो विधानसभा के प्रति हम लोगों ने अभी देखा तुरंत। आइए एक एक करके चीजें लिखते हैं। हम लोगों ने 164 देखा था, क्या कहा गया इसमें? राज्य विधानसभा के प्रति, राज्य, सॉरी आज हो क्या रहा है, मार्कर गिर रहा है। आइए, राज्य विधानसभा के प्रति, राज्य विधानसभा के प्रति मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। यार मैं तो ऐसी लैंग्वेज लिख दूंगा ना कि आप लोग ना चाहते हुए भी एक बार पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा। अगर मैं यहां लिख देता कि विधानसभा के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व, उतनी चीजें क्लियर नहीं होती। डायरेक्ट लिखिए ना कि विधानसभा के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व होगा, ऐसे अपने हिसाब से लिखिए ना यार, कि जिससे कि चीजें याद हो जाएं। राज्य विधानसभा के प्रति मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। ठीक, अब बात आती है किसकी? अगर विधानसभा में, आप लोग फिर से एक बार क्या करिए, फ्लैशबैक में जाइए। लोकसभा, जब हम लोग लोकसभा पढ़ रहे थे और केंद्र का मंत्रिमंडल, तो उसमें देखे थे कि अगर लोकसभा मंत्रिमंडल के प्रति क्या करे, अविश्वास, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर लोकसभा मंत्रिमंडल के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो इसमें जितने भी मंत्री होंगे उन्हें क्या करना पड़ेगा? त्यागपत्र देना पड़ेगा। ठीक, हम लोगों ने ये पढ़ा था। कहां? जब हम लोग केंद्रीय मंत्रिमंडल पढ़ रहे थे तो उसमें यह प्रावधान भी है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो मंत्री होते थे वो कहां के? लोकसभा और राज्यसभा दोनों के होते थे। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि अलग से प्रावधान किया गया है। अगर लोकसभा ने
मंत्रिमंडल के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया तो उसमें जितने भी मंत्री होते थे, चाहे वह राज्यसभा के हों चाहे लोकसभा के हों, क्या होता था कि उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना ही पड़ता था, उन्हें त्याग पत्र देना पड़ता था। मैंने ये चीज क्यों बताई, क्यों आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि यहां भी यह प्रावधान किया गया है कि अगर विधानसभा मंत्री परिषद के प्रति अविश्वास पारित कर दे, विधानसभा मंत्री परिषद के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे, तो मंत्री परिषद में जितने मंत्री हैं, चाहे वह विधानसभा के हों चाहे विधान परिषद के हों, उन्हें त्याग पत्र देना पड़ेगा। सॉरी, आप सब जानते हैं कि हमारे केंद्र में संसद में 2 सदन है, कौन से, लोकसभा और राज्यसभा, और हमारे राज्य में विधानमंडल में 2 सदन है, कौन कौन से हमारे, विधानसभा और विधान परिषद। तो उसमें हमारा क्या था, सबसे उच्च सदन राज्यसभा, निम्न सदन लोकसभा, और यहाँ पर उच्च सदन है आपका मंत्री परिषद, इसमें उच्च सदन है आपका विधान परिषद और निम्न सदन है क्या, विधानसभा। तो आइए इसके बारे में देखते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे आप लोग याद करिएगा। पहले तो उम्मीद करता हूं कि अभी याद हो चुका होगा, मैं बार बार रिपीट किया हूं। देखिए क्या लिखना है, अगर विधानसभा मंत्री परिषद के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे, तो सभी मंत्रियों को चाहे वह विधान परिषद के भी हों, इसे आप लोग ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, सभी मंत्रियों को त्याग पत्र देना पड़ेगा। त्याग पत्र का मतलब है इस्तीफा। और जब मंत्रिपरिषद के सारे मंत्री त्याग पत्र दे देंगे तो मंत्रिपरिषद क्या होगी, भंग हो जाएगी, नए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा। तो यह फैक्ट आता है निकल के, इसे आप लोग याद रखिएगा। अब बात आती है, एक फैक्ट और है, कौन सा, आप सब जानते हैं कि जो हमारा सत्र होता है, विधानसभा का सत्र होता है, विधानसभा को विघटित करने या सत्र को बुलाने का अधिकार किसका होता है, राज्यपाल का होता है। और इसे अधिकार देता कौन है, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। तो यही प्रावधान किया गया है कि मंत्रिपरिषद क्या कर सकता है कि राज्यपाल को यह सलाह दे सकता है कि आप क्या करिए, विधानसभा का विघटन कर दीजिए और नया चुनाव करवाइए, यह मंत्रिपरिषद कह सकता है। ठीक, आइए देखते हैं, मंत्रिपरिषद राज्यपाल को क्या, विधानसभा विघटित, देखिए मेरे ट और त में थोड़ा डिफरेंट नहीं होता तो आप लोग समझ लीजिएगा कि मंत्रिपरिषद राज्यपाल को विधानसभा विघटित करने तथा नए चुनाव कराने के लिए सलाह दे सकती है या सलाह देती है, ये तो देती ही है, तो दे सकती है नहीं लिखेंगे हम लोग, कराने के लिए सलाह देती है। तो इतना फैक्ट हम लोगों का था इससे संबंधित। अब बात करेंगे कि इनका जो उत्तरदायित्व है, आइए आगे देखते हैं। चीजें इजी हैं, आप लोग याद करेंगे तो याद हो जाएंगे, नोट्स बनाएंगे, एक बार रिवीजन करेंगे, सही तरीके से क्लियर हो जाएंगी। काफी लोगों को मैंने देखा है कि यूट्यूब पर वीडियो डालते हैं तो वो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को एक साथ लेके एक वीडियो में 20 मिनट के अंदर बता देते हैं। भैया मेरे तो समझ में नहीं आता कि 20 मिनट में कैसे आप मुख्यमंत्री को भी समझा दिए या फिर मंत्रिपरिषद को भी समझा दिए। ये तो अलग अलग आप बताइए, सही तरीके से बच्चों को समझ में आए। वीडियो डालने का मतलब ये थोड़ी ना कि बस वीडियो डालते रहो, चीजें ऐसी दो, कंटेंट आप ऐसा दो जो बच्चा अगर एक बार वीडियो ओपन करे तो वो छोड़ के ना जाए।
उम्मीद करता हूं कि आप लोग पूरा वीडियो देखते होंगे। वीडियो अगर आप स्टार्टिंग में ही अच्छा खासा बताए, काफी लोग करते हैं कि शुरू में बढ़िया तरीके से लिख देंगे, बोर्ड सजा देंगे और उसके बाद वही एक्सप्लेन करके चले जाएंगे, बच्चे भाग जाते हैं। देखिए मेरा क्या है कि मैं सोचता हूं आप सब नोट्स बनाइए, और नोट्स बनाने के लिए मुझे खुद लिखना पड़ता है, मैं लिख के तब आप लोगों को पढ़ाता हूं। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को। आइए देखते हैं इनका क्या है, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व 164 के तहत ही है। इनका क्या है, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। ऐसा नहीं है कि ये मंत्री हैं तो इनका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, इनका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व भी होता है। बात करेंगे विधिक उत्तरदायित्व, तो कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं है, कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं। किनका, मंत्रियों का कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं होता, कि विधि के तहत इनका कोई उत्तरदायित्व नहीं है। आइए बात करेंगे मंत्रिपरिषद का गठन। अब आएगा क्या, मजा, माहौल बनेगा। कैसे, देखिए क्या है कि जो हम लोगों ने लोकसभा देखा था उसमें भी 3 प्रकार के मंत्री हम लोगों ने देखा था। कौन कौन से, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। तो यहां भी सेम प्रोसेस है, लेकिन यहां क्या है, एक आप लोग हमेशा सुनते होंगे उप मुख्यमंत्री। उप मुख्यमंत्री को कभी आप लोगों ने देखा, वो चर्चा में रहे, कभी वो उसके हिसाब से मुख्यमंत्री की तरह कभी कार्य किए। मुख्यमंत्री अगर हैं और उनका उप मुख्यमंत्री है तो उसका मतलब यही होता है ना कि मुख्यमंत्री के अनुपस्थिति में उप मुख्यमंत्री कार्य करेंगे। लेकिन कभी आप लोगों ने सुना कि मुख्यमंत्री अनुपस्थित हुए और उप मुख्यमंत्री ने कार्य किया? देखिए क्या है कि जो राजनीति है ना भारत की, वो थोड़ा अलग टाइप की है। क्या करते हैं कि उप मुख्यमंत्री के तौर पर, जैसे कि आप यूपी में देख लीजिए, यूपी में सरकार बनी किसकी, बीजेपी की। बीजेपी में क्या था कि योगी आदित्यनाथ को बनाया गया मुख्यमंत्री, अब उसमें केशव प्रसाद मौर्य थे। यह राजनीतिक रूप से उप मुख्यमंत्री का पद क्रिएट किया गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्यों, जो स्थानीय राजनीति होती है उसमें पकड़ बनाने के लिए क्या करेंगे कि एक अलग कास्ट लेजिस्म लाके, मतलब जाति के थ्रू मंत्री का निर्माण कर देते हैं। तो जिस कास्ट की वोट ज्यादा होगी, जिससे लगेगा कि इसे इंप्रेस करना कंपलसरी है, उसी के एक कास्ट के सदस्य को क्या करेंगे, उप मुख्यमंत्री का पद दे देते हैं। तो आप लोग उप मुख्यमंत्री के डीपली जानने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि वहां से क्वेश्चन भी नहीं बनता। सिर्फ इतना जानना है कि जो उप मुख्यमंत्री का पद होता है वह क्या होता है, राजनीतिक माहौल के लिए स्थानीय तौर पर बनाया जाता है, बस और कुछ नहीं है। आइए इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसे देखते हैं, मंत्रिपरिषद का गठन, 3 मंत्रियों के बारे में। मैं डीपली इसलिए बता देता हूं कि आप लोगों को ये जानना जरूरी है। अगर ये भी नहीं जानेंगे, कल को आप लोगों की ज्वाइनिंग होगी, किसी भी पोस्ट पर जाएंगे तो फिर कोई गलत फायदा उठा सकता है ना इसका। तो आप लोग पहले से जानते रहेंगे तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मंत्रिपरिषद का गठन देखेंगे हम लोग। इसमें 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। कौन कौन से, कैबिनेट, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। कैबिनेट मंत्रियों को क्या दिया जाता है, राज्य सरकार का विशेष विभाग। जैसे आप लोगों ने केंद्र में देखा था, राज्य सरकार का विशेष विभाग। वह विशेष विभाग कौन सा होता है, गृह मंत्रालय। कहाँ का, राज्य का गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और हमारा कृषि मंत्रालय। इसी तरह से जितने मंत्रालय हैं दिए जाते हैं, वित्त मंत्रालय, एट्रिक्सा और इत्यादि में आप लोग लिख लीजिए। राज्य सरकार का विशेष विभाग, गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और जितने भी इंपॉर्टेंट मंत्रालय हैं कैबिनेट मंत्रियों के तहत आते हैं, राज्य के कैबिनेट के तहत। जो राज्य मंत्री होते हैं इन्हें क्या दिया जाता है, स्वतंत्र प्रभार। ठीक, इन्हें स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है और यह क्या करते हैं, कैबिनेट मंत्रियों की हेल्प करते हैं। जो उप मंत्री होते हैं इन्हें कोई स्वतंत्र प्रभार नहीं, कोई स्वतंत्र प्रभार नहीं। यह क्या करेंगे, जो हमारे वरिष्ठ मंत्री होते हैं उनकी हेल्प करने के लिए इनका पद
बनाया जाता है उप मंत्रियों का। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा गठन कैसे होता है और इसमें कौन से मंत्री होते हैं, कैसे नियुक्ति होती है, मंत्रिपरिषद का जो संवैधानिक उपबंध है कहाँ कहाँ किया गया है। एक बात लिख लीजिए जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, मेरे हिसाब से लिखना जरूरी है। ब्रैकेट लगाएंगे, नोट के रूप में लिखेंगे। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो चीज मैं नोट में लिखता हूं वो आप लोगों के लिए एक तरह से संजीवनी है। क्यों? क्योंकि यह क्वेश्चन पूछा हुआ होता है तब मैं लिखता हूं यहाँ। जैसे मैं अब उप मुख्यमंत्री के बारे में बात करूंगा, मैंने बताया कि उसे पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं क्यों? क्योंकि अभी हाल फिलहाल में एक छोटा एग्जाम हुआ था, उसमें उप मुख्यमंत्री के बारे में पूछ लिया गया था। ठीक, आइए लिख लीजिए। उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति सामान्यतः स्थानीय स्थानीय राजनीतिक कारणों से की जाती है। ठीक है, मतलब इसे अगर नहीं बनाएंगे तो भी कोई घाटा नहीं है कि संविधान सही तरीके से कार्यभार नहीं चल पाएगा स्टेट का, ऐसा कुछ नहीं है। अगर यह पद नहीं बनाया जाएगा फिर भी अच्छे तरीके से राज्य का शासन चल सकता है। तो देखिए, राज्य के मंत्रिपरिषद से संबंधित जितने चीजें थी हम लोगों ने आज देख लिया। तो हम लोग क्या करेंगे कि अब हमारा धीरे धीरे कार्यपालिका पूरी तरह से खत्म हो गया और विधायिका पूरी तरह से खत्म हो गया। अब हमारा बचा क्या? न्यायपालिका, जिसमें हम लोग क्या बात करेंगे? कोर्ट के बारे में, ठीक, न्यायालयों के बारे में। लेकिन एक इसका चैप्टर बचता है महाधिवक्ता का। कोशिश करूंगा कि कल ही वो वीडियो दे दूं, जैसा आप लोग कहेंगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर वो मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या करेंगे, अगर आप लोगों की राय हो तो मैं न्यायपालिका शुरू कर दूं, क्योंकि एनटीपीसी और रेलवे का एग्जाम लगने वाला है, न्यायपालिका से क्वेश्चन बनना लाजमी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों में शेयर करिए, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि कोई भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई लिखाई करिए, बाय बाय।